आगे देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे मुर्गा यानी कि चरणायुधा, इसके मांस के गुण। तो बल्ले है, परम वातर है। यही नीचे देख पा रहे हो, शुक्रवेग धारण की चिकित्सा में मदिरा चरणायुधा सिद्धा। ये आप लोगों ने देखा है, यवागु जब हम लोगों ने पढ़ी है पीछे, है ना, तो वो भी लिखा हुआ है। ये भी देख लेना। तीतर का मांस वात उल्बण संधिपातिक ज्वर में, यानी ऐसा संधिपातिक ज्वर जहाँ मेनली वात बढ़ा हुआ है, मतलब वात ज्यादा बढ़ा हुआ है, बाकी फिर दोषज है, तो वहां तीतर का मांस है। लावा का मांस अगेन संधिपातिक रोगों में, इतना याद रख सकते हो, कह रहे हैं कटु है विपाक में और अग्नि को बढ़ाने वाला है। शाही का मांस शल्य मधुर अम्लश्च विपाके कटु का स्मृत नहीं जरूरी। कपोत मांस देखो, कबूतर का मांस, रक्त पित्त निवारणा, तो इसको चाहो तो याद कर सकते हो, कबूतर का मांस। और कह रहे हैं वनवासी कबूतरों का मांस गृहवासी कबूतरों से लघु शीतवीर्य संग्राही और अल्प मूत्रकर होता है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आता है, पूछ ले कोई कि भाई क्यों जंगली कबूतरों का मांस अच्छा है, तो हम एक सवाल करते हैं, शायद पीछे बात हुई होगी हमारी, कि बकरी का दूध जो है वो अच्छा कहा जाता है। इसी तरह संध्या के समय का जो दुग्ध है वो अच्छा कहा जाता है ना। उसी तरह यहाँ देख पा रहे हो कि वनवासी कबूतर जो है उनका मांस वो अच्छा कहा जाता है। तो इन सबके पीछे एक ही लॉजिक है कि जहां भी लघुता है, ठीक है, तो बकरी का जो दुग्ध है वो क्योंकि चरती है, और मैंने पहली बार देखा, अभी मैं इत्तेफाक से हरियाणा गया, तो मैंने वहां देखा कि मतलब चरते हुए इनको बकरी वगैरह कोई लेके जा रहा था, बकरियां थी, भेड़ थी। तो मैंने देखा कि आकड़े के पत्ते, आखे का पत्ता जो होता है वो जनरली जानवर नहीं खाते ना, लेकिन ये देखा मैंने कि सड़क पे लगे हुए थे और ये जानवर आसानी से उसे खा रहे थे। तो ये भी एक कारण होता होगा कि इस तरह के द्रव्य खाने से जो हम खाते हैं ना, तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। आखा समझ रहे हो ना, आकड़ा, अर्क कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो कितना उष्ण होता है, जैसे कि वो उसको खा रहे हैं सोचो, है ना। तो उनके दुग्ध के गुण भी वही होता है कि वो इतना चलते हैं, क्योंकि चरते हुए खाते हैं, इतना मूवमेंट है, तो उनका दूध अच्छा माना जाता है। इसी तरह संध्या के समय का दुग्ध जो है जानवरों का वो अच्छा माना जाता है। तो उसका कारण भी यही है कि दिन भर जानवर जो है वो मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से दुग्ध जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उनका शरीर में अजीर्ण नहीं होता है, तो वो दुग्ध अच्छा है। सेम कॉन्सेप्ट है कि जो वनवासी कबूतर है, एक कबूतर है आपने घर में बांध के रख रखा है, उसको बंद कर रखा है पिंजरे के अंदर, और एक है जो बाहर खुले में उड़ रहा है, तो उसका भी जो मांस है वो लघु होता है। क्लियर? तो इन सब में एक ही लॉजिक है, वही पूछ लेकर कभी आपसे। और देखें, चटक या गोरैया का मांस सन्निपात प्रशमना शमना मारुतस्यज, तो सन्निपातिक विकारों को दूर करने वाला है, देख लेंगे। नेक्स्ट चलिए। ठीक है, आगे देखें। एड़, एड़ कैरमब्रक की एक वैरायटी है। तो ये मधुरा, मधुरा पाके त्रिदोष शमना शिवा, देख सकते हो चाहो तो। यही लिखा है कि मधुरा, मधुरा मंकुष्ट में भी था, लेकिन वहां का जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था, रक्त पित्त को दूर करने वाला है मंकुष्ट, तो वो मेनली याद रखना था। जैसे अभी कपोत के मास में आपने देखा, तो वो भी रक्त पित्त को दूर करने वाला है, तो वही चीज वहां भी मेन थी मंकुष्ट के मांस में। नेक्स्ट है बेटा गव्य मांस, इसको भी ध्यान से देख लेना। गव्य मांस, गव्यम केवल वातेषु पीने से विषम ज्वर, बहुत जरूरी है। आपको येवागु पढ़ाई है, तो येवागु कहाँ यूज होती है, गौ मांस से येवागु, विषम ज्वर में। विषम ज्वर। ठीक है ना, विषम ज्वर में। तो वो भी याद रखना है, क्योंकि जो चीजें अपवाद वाली होती है ना, कंट्रोवर्शियल होती हैं, तो उन पे सवाल बनने की संभावना होती है, तो उनको हमेशा ध्यान रखा करो। वायवा में भी लोग सवाल कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि ये फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं चीजें। आप सवाल पूछा, आप नहीं जवाब दे रहे हो, या आप किसी और तरफ ले जा रहे हो, तो आपको आंसर देना है शास्त्र के हिसाब से। तो गव्यम केवल वातेषु पीनस से विषम ज्वर है, तो इसको भी याद रखेंगे कि वातिक विकारों में, पीनस में और विषम ज्वर में यूजफुल कहा गया गाय का मांस। लेकिन देखो, साथ साथ ये भी बता दिया कि क्यों अच्छा नहीं है। कह रहे हैं राजा प्रशगन का जब यज्ञ हुआ था, तो वहां जो गेस्ट आए थे उनको गाय का मांस परोसा गया था, तो उसको खाने की वजह से उनको क्या हुआ, अतिसार रोग हो गया। तो इस हिसाब से अच्छा नहीं होता, नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी तो गुण क्या है वो ऊपर बता दिए। तो वातक विकारों में, पीनस में, विषम ज्वर में हित कर रहे हैं। नेक्स्ट है रोहू मछली का मांस, रोहितो दीपनीय लघु पाको महाबला, कुछ खास नहीं। अगेन कछुए का मांस, तो कछुए के मांस में लिखते हैं कि इसके गुण लगभग वैसे ही होते हैं जैसा मयूर, मोर के मांस के होते हैं। तो देख पा रहे हो, वर्ण्यो वाथरो वृश्य चक्षुष्यो बलवर्धना मेधा स्मृति करा पथ्या शोषग्न कूर्मुच्यते, स्पेशली ये जरूर याद रखना कि शोष को हरने वाला होता है कछुए का मांस। ठीक है, यही लिख रहे हैं, ना चक्षुष्यम ना वृश्यम शिम्बिधान, अभी पढ़ाए थे आपको मैंने।
उनको घृत के साथ खाना चाहिए। मांस के सामान्य गुण। श- बहुत बहुत जरूरी लाइन है जो यहाँ लिखी हुई है, शरीर भ्रंगणे ना अन्यत खाद्यम मांसाद विशिष्यते। कि शरीर को बढ़ाना हो, मांस को बढ़ाना हो, तो मांस से बेहतर कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो नॉनवेज मतलब मांस सीधे मांस को बढ़ाता है। आकांक्षा किसका उदाहरण है ये सामान्य में? द्रव्य गुण कर्म द्रव सामान्य। द्रव्य सामान्य का, ठीक, तो वो भी याद रखना है। आगे देख पा रहे हो, इसी कारण राज्यक्षमा के रोगियों में जुगुप्सा चिकित्सा का विधान आया है। ठीक है, तो जुगुप्सा चिकित्सा स्पेशली याद रखना। राज्यक्षमा जिसको हम रिलेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के साथ, तो वहां जुगुप्सा चिकित्सा ही है। जुगुप्सा यानी चोरी छिपे कोई काम करना। तो वहां मांस खिलाने की बात आई है कि जैसे भारत जैसे देश है, तो हमारे यहाँ जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर है ना। तो ऐसी जगह पे जहाँ लोग नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन ज़रूरी कह रहे हैं हो चुका है कि मांस इतना क्षीण हो चुका है, तो उस कंडीशन में चोरी छिपे मांस खिलाने का विधान भी आया है चिकित्सकों के लिए, है ना। नेक्स्ट आता है शाक वर्ग। देख लोगे? सर ये हो गया। हो गया। चलो, एक तो सवाल कर। हरित वर्ग से। हरित ठीक है, वर्ग से होगा। पहले सवाल करते हैं एक दो, तब पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ। तो इशिका, मटर का शाक यस। क्या करता है? सर मतलब ठीक है, बात बढ़ाएगा। ठीक है बेटा, वही मेन चीज़ है। नेक्स्ट बता देंगे, वंदना, हाँ जी किसका, सर। ये किसका गुण है? साशारम सर्वदोष निबरणम। क्या सर? साक्षारम मतलब क्षारीय होता है, और सर्वदोष निबर्हणम सभी दोषों को हरने वाला है। पक्व कुशाण सर। कूष्मांड है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मूत्रल द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन सा है? कौशलेंद्र। कौशलेंद्र, जल्दी बेटा, मूत्रल द्रव्यों में श्रेष्ठ। सर नहीं। अनंत। तेरा पुश। सबको ऐसा ही लगता है? इक्षु। इक्षु है। इक्षु है, उसके बाद नहीं है तो मूत्रल। ठीक और है। बहुत बार बताया बेटा, ध्यान रखो शब्द क्या यूज हो रहे हैं, मैंने कहा श्रेष्ठ। हम्म, है ना, कोई एक्सक्यूज नहीं। शब्दों को सुना नहीं जा रहा ठीक से, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दोगे। आंसर ठीक होते हुए भी गलत करके आओगे। ठीक है, तो मूत्रल पूछे आपसे हमेशा इक्षु, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो हाँ, यहाँ त्रपुष है। ठीक, चलो एक और कॉन्सेप्ट यहाँ का भी दे देता हूँ, जैसे लोग यहाँ सवाल कर लेते हैं कि भाई क्यों बताया जाता है कि पेशेंट्स को ज्यादातर आज के टाइम में अगर आप देखो तो क्या कह देते हैं लोग कि हरी सब्जियां खूब खाओ, है ना। जैसे आजकल मौसम चल रहा है सर्दियाँ, तो देख रहे होगे बथुआ आ रहा है। ठीक है, सरसों का साग खूब बन रहा होगा सबके घरों में ज्यादातर, है ना, तो इस मौसम में काफी चलता है। फिर इसके अलावा सैलेड है जैसे खीरा वगैरह, तो इसको अच्छा कह देते हैं, खाना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पढ़ोगे ना चैप्टर के अंदर, तो ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं कहा गया उसको। ठीक है, तो क्यों अच्छा नहीं कहा गया? कि सारी चीजें अगर आप ध्यान से इसमें पढ़ोगे ना, तो पचने में भारी हैं ज्यादातर, वात को बढ़ाने वाली चीजें तो अच्छी है नहीं देखा जाए तो। लेकिन अब हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? मैंने कहा कि दुनिया में ओबेसिटी सबसे ज्यादा है, सीएडी इसीलिए हो रहा है। तो उन सब चीजों को देखते हुए आजकल ये चीजें अच्छी बताई जा रही हैं, लेकिन ओरिजिनली जो भारत था पहले का, मतलब हमारे यहाँ कि लोग इतना मोटे नहीं होते थे, ये हमारे यहाँ की व्याधि नहीं है, ये वहाँ की थी, पश्चिम की थी ज्यादा व्याधियां इस तरह की, मोटापा वगैरह। तो अब ये अच्छी है हमारे लिए, अदरवाइज अच्छी नहीं थी। आप पढ़ोगे चैप्टर में समझ में आएगा। आजकल थोड़ा टच में हूँ उन चीज़ों के साथ, तो देखना होता है मेरा। तो मैंने देखा कि अच्छी नहीं है ओवरऑल। खैर, वापस आ जाते हैं। अब बोलो कहाँ चलना है आगे, क्या पढ़ना है इसमें? हरित वर्ग सर। हारित वर्ग। हरित वर्ग। चलो इसको देखते हैं। हारित वर्ग, ये है बेटा नंबर 6 है, और इसके लिखा हुआ है क्लास ऑफ ग्रीन्स। चाहो तो लिख लिया करो, ब्रैकेट में लिख लो क्लास ऑफ ग्रीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट है इसके अंदर अदरक, फर्स्ट। तो अदरक में कह रहे हैं, एक तो आहार उपयोगी में भी और हरितक वर्ग में भी है, दोनों जगहों पे इसका उल्लेख मिलता है, आहार उपयोगी में भी और हरित वर्ग जो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी। यहीं कुछ पर्याय लिखे हैं जरूरी वाले, जैसे विश्व भेषज्य, ये शुंठी का पर्याय है, मतलब अदरक ही कह लो, एक ही बात है। तो शुंठी विश्व भेषज्य। अक्षी भेषज्य लोध्र का पर्याय है, लोध्र तिलवा भी बोलते हैं इसको, वही है अक्षी भेषज्य। शिशु भेषज्य अतिविषा का पर्याय है, शिशु भेषज्य अतिविषा।
यही लिख लेना, निर्विष द्रव्य है। अति विषय के सामने लिख लेना कि निर्विष होता है। कौन बता पाएगा फैमिली इसके? रेनन-क्यूलेसी। रेनन-कुलेसी है ना, जी, पूछ चुका है। रेनन-क्यूलेसी। ठीक है बेटा, पूछ चुका है एग्जाम में, नहीं याद है लिख लेना, रेनन-कुलेसी फैमिली पूछ चुका है इसकी। तो शिशु भेषज्या अति विषा निर्विष द्रव्य होता है। बाल भेषज्या रसांजन को कहा गया, बाल भेषज्या रसांजन, ये भी पूछ चुका है। क्षुद्र भेषज्या काकुदुम्बर, क्षुद्र भेषज्या काकुदुम्बर। मनीषा, कुष्ठ में बाह्य प्रयोगार्थ क्या द्रव्य श्रेष्ठ है? मनीषा, आरगवत। आरकवत। ठीक है ना। तो ये खैर क्षुद्र भेषज्या है काकुदुम्बर। महाभेषज्या अन्न का पर्याय है, आचार्य काश्यप ने दिया महाभेषज्या अन्न, तो याद करने सारे पर्याय आपको। तो आ जाओगे नेक्स्ट, देखो अदरक या आद्रक जो भी कहो। रोचनम दीपनम वृश्यम आद्रकम विश्व भेषजम वात श्लेष्म बंधेषु रसस्तस्य उपदिश्यते, स्पेशली याद रखना, है ना, कि वृश्य होता है, देखो लोग सोचते हैं उष्ण है उस तरह से, तो लेकिन वृश्य है। प्लस वात श्लेष्म विबंधेषु, वात कफज विबंध में हितकर है, ध्यान से। यही सामने चाहो तो लिख लो ऑल्सो हींग। हींग। ठीक है। और यही लिख लेना वात कफज अर्श में, बोलो क्या है? गाजर। गाजर या गृंजन, है ना, लिख लोगे। वात कफज अर्श में गृंजन, तो वात कफज विबंध के अंदर हींग है और अदरक है। ठीक है, वात कफज विबंध में। और वात कफज अर्श के अंदर वहां गृंजन या गाजर। नेक्स्ट देखेंगे मूली। तो कह रहे हैं बालम दोषरम, यानी बाल मूली कच्ची मूली जो है वो दोषों को हरने वाली है। ठीक है, वृद्धम त्रिदोषलम, जो वृद्ध है यानी जो पक चुकी है ऐसा कह लो, वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो त्रिदोष को कुपित करने वाली है। अगर स्नेह से सिद्ध कर लिया तो मारुत को हरने वाली, वायु को। और विशुष्कम कफ वातजित, वात और कफ को जीतने वाली है। तो ओवरऑल वृद्ध है तो अच्छी नहीं है, बाल के लिए कहा गया दोषर, स्नेह सिद्ध मारुतापहम, विशुष्कम कफ वातजित। नेक्स्ट है सुरसा यानी तुलसी। तो ये तो याद ही होगा, हिक्का कास विष श्वास पार्श्वशूली नाम, इन सबको हरने वाला शिवाली। पार्श्वशूल हर श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है? पुष्कर मूल। पुष्कर मूल, ठीक है ना, तो वो भी याद रखेंगे। बाकी यहाँ देख पा रहे हो उसके गुणों में भी है। तो हिक्का कास विष श्वास पार्श्वशूल सबको हरने वाला। पित्त कृत कफ वातग्न, पित्त को बढ़ाती है तुलसी, कफ और वात को हरने वाली है। सुरसा भी इसका पर्याय है, ये भी आपको याद रखना है, सुरसा। ठीक है। पूती गंधा यानी फाउल स्मेल को दूर करने वाले। यही कह रहे हैं कि तुलसी शब्द पहली बार वाग्भट ने दिया। ठीक है, ये ना दिया हो तो पर्यायरत्नमाला आपको आंसर लगाना है, संग्रह और पर्यायरत्नमाला बुक में। नेक्स्ट है पुष्कर मूल, तो उसके भी सेम गुण है, श्वास कास हिक्का और पार्श्वशूल को हरने वाला। एक मिनट बेटा। देखिए बेटा आगे। तो पुष्कर मूल देख पा रहे हो, श्वास का सिक्का पार्श्वशूल हरना नाम, और तुलसी के गुणों में पुष्कर मूल वाले सारे गुण हैं, साथ साथ विष्णु होती है, ये अलग बात आ जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे भूस्तरण। पुंसतग्नो पुंसत्वग्नो वक्त्र शोधन करने वाले, देख लेंगे कोई खास नहीं। खराह कव्वात अग्नि बस्ती रोग रुजा, इसको दूर करने वाला। ग्रंजन यानी गाजर, ग्राही है, आजकल चल रही है गाजर, है ना, तो ग्राही। तीक्ष्ण है, वात श्लेष्म अर्श में हितकर है, वात श्लेष्म अर्श में हितकर है। एक जगह और जिक्र आता है गाजर का, वो लिख लोगे चाहोगे तो, कि नेत्रों की एक व्याधि है जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। कौन सी है? जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, जीरोथैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया। तो लिख लोगे चाहे जीरोफ्थैल्मिया, क्या क्या आंसर हो सकता है इसका? जीरोफ्थैल्मिया। दूसरा लिखो नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। और तीसरा लिखोगे कि स्पॉट मिलता है आंखों में, कौन सा? वाइट और स्पॉट। ठीक है, विटेरो बिटॉटिस। स्पॉट। तो तीनों चीजें लिख लोगे, इसकी कमी की वजह से होती है, और गाजर में ये विटामिन जो है भरपूर मात्रा में मिलता है। तो मौसम बढ़िया चल रहा है तो खा सकते हो अभी, एंड सीजन आ लिया है लगभग। तो जीरोफ्थैल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस और विटेरो स्पॉट। ठीक, आगे देखेंगे पलांडु। प्याज, श्लेष्मलो मारुतग्नश्च नाचा पितनुत। तो श्लेष्मा को वो करने वाली है, ठीक है, वायु को जीतने वाली है। और नाचा पितनुत मतलब पित्त को नहीं हरती है। गुरु है वृश्य है, देख लेंगे, मेनली श्लेष्मा को बढ़ाने वाली, ये चीज याद रख सकते हो।
फिर लशुन, कृमि कुष्ठ क्लासग्नो वातग्नो गुल्मनाशना। देखो इस पे भी लोग सवाल कर लेते हैं, चाहे पलांडु हो, माफ करें, चाहे लहसुन हो। इस पे लोग सवाल कर लेते हैं कि क्यों स्किन डिसऑर्डर में इनको बता देते हैं यूज करना चाहिए। जैसे देखोगे प्याज का बहुत चलता है ना, वो किस सिर में लगाने के ऑयल है, मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत कंपनियां निकालती हैं, है ना। तो वो स्किन यानी हेयर है, तो स्किन वाली बात हो गई। सेम बात लहसुन की है, किसको भी अच्छा कहा गया है, तो कारण क्या है, दोनों में ही गंधक होता है सल्फर, चाहो तो सामने लिख लो, सल्फर दोनों का कंटेंट है। और आप जानते हो कि हमारे यहाँ सल्फर का काफी इंपॉर्टेंस है स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर। ठीक, तो लहसुन कृमि कुष्ठ क्लासग्नो वातग्नो गुल्मनाशना, स्पेशली याद रखना। कृमि कुष्ठ क्लास सबको दूर करने वाला है, वात को हरने वाला है, गुल्म को नष्ट करने वाला है। इस पे सवाल क्या पूछा जाता है लहसुन के लिए, एक तो पूछते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो नीचे लिखा है कि काश्यप संहिता में ऐसा लिखा है कि इंद्राणी के उद्गार से लहसुन की उत्पत्ति हुई। इंद्राणी, तो उनके उद्गार से लहसुन की उत्पत्ति। ठीक। दूसरा, एक सवाल और, हाँ, ये पूछा जाता है इसके ऊपर कि इसका प्रयोग कहाँ नहीं करना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वो बहुत जरूरी है बेटा कि उष्ण ऋतु में, जैसे है ना, ये पैथिक कंडीशंस के अंदर, रक्तज कंडीशन तो लिख लोगे, रक्त पित्तज व्याधियां और उष्णकाल, लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ब्राह्मण सेवन नहीं करते हैं, है ना, क्यों नहीं करते हैं? तम गुण के कारण। कम के कारण। ठीक है, तम गुण जैसे समझ सकते हो, है ना, उसकी वजह से। या फिर ये कई लोग कहते हैं कि इंद्राणी के उद्गार से उत्पत्ति हुई, मतलब झूठा है कहने का मतलब कि ब्राह्मण जैसे, जो पहले जमाने में कॉन्सेप्ट था कि उनको श्रेष्ठ चीज खानी होती है, तो ये झूठा है किसी का, भले ही चाहे अमृत के ऐसा हो। तीसरा, मुझे जो लगता है कि पुराने जमाने में अगर देखोगे ना, तो ब्राह्मण लोग क्या खाते हैं, जैसे कि जो घरों में उस तरह की चीजें बनती थी ना, मतलब जैसे कफ को बढ़ाने वाली बात, समझ रहे हो, कि लोग जैसे देते थे खाने के लिए पूजा पाठ के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेनली कफ रोग, कफज व्याधियां हैं बॉडी के अंदर, मेनली वातिक नहीं है। ये मेनली वातिक विकारों में दिया जाता है, तो उस तरह से शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उनके लिए। खैर, आगे आ जाइए। नेक्स्ट आता है बेटा मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग, तो सभी अम्ल द्रव्यों में मध्य श्रेष्ठ है, पहला तो ये जरूरी है। ठीक है, यही लिखा है क्यों श्रेष्ठ है, देखोगे नीचे। तो कह रहे हैं सभी मध्य जो है स्तन्यवर्धक होते हैं, लेकिन सीधु अपवाद है, याद रखना, सीधु के अलावा सारे मध्य स्तन्यवर्धक हैं। दूसरा, मध्य क्यों श्रेष्ठ है सभी अम्ल द्रव्यों में, तो चरक ने मध्य के अंदर 10 या 14 गुण बताए हैं। चरक मध्य में 10 या 14 गुण है, तो 10 जो है सो है, उसके अलावा चार ये होते हैं। ठीक है, मधुर कटु तिक्त कषाय, ये चारों रस, तो 10 या 14 गुण होते हैं, जिनकी वजह से श्रेष्ठ कहा गया है मध्य को। सुश्रुत ने 8 गुण बताए हैं, चरक वाले 10 में से दो नहीं मानते, अम्ल और लघु, तो हम याद रखते हैं 10 में से ओल हटा दो, ओल यानी आ से अम्ल और ला से लघु, ऐसा। तो 10 से ओल हटा दो, अम्ल और लघु। वाग्भट, उन्होंने भी 10 गुण बताए हैं मध्य के। अब ये कौन कौन से बेटा मैं आगे याद करा दूंगा जब मध्य वाला अध्याय पढ़ेंगे। फिलहाल एक दो बातें और हैं जो आपको शायद याद होंगी, तो बता दोगे मुझे कि चरक संहिता में ओज के गुण कहाँ बताए गए हैं? चिकित्सा 24। 24। 24। ठीक बताते है, चिकित्सा। तो मदात्य चिकित्सा अध्याय के अंदर। और जो गुण मध्य के अंदर होते हैं वही गुण विष के अंदर होते हैं, लेकिन उनकी तीक्ष्णता अधिक होती है। ठीक है, और उसके विपरीत गुण जो होते हैं वो ओज के अंदर होते हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए सुरा। कृशानाम सारक मूत्राणाम ग्रहणी अर्शो विकारिणाम सुरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त शेषु च। तो सुरा जो है क्रश व्यक्तियों के लिए, देखो कह रहे हैं इनके लिए भी हितकर है। ठीक है, प्लस ग्रहणी विकार अर्श ये सब तो देख लेना, वात को हरने वाली है, इसको स्पेशल देख लेना। स्तन्य की कंडीशन में देते ही हैं, एक्सेप्ट सीधु। यही लिखा है कि मध्य जो है देखो, अनिद्रा अतिनिद्रा दोनों में हितकर है, स्थूल क्रश दोनों में हितकर है। आपको इसी तरह मैंने जो स्नेह पढ़ाए हैं उनमें एक स्नेह बताया है जो दोनों में हितकर है, स्थूल में भी क्रश में भी। कौन सेल। सा? तेल। सेल। ठीक है, सेल। तो वो भी यही लिख लिया करो। ये पॉइंट्स इकट्ठे कर लो, जिस बच्चे ने जितने ज्यादा पॉइंट्स एक जगह इकट्ठे कर लिए, तो ये समझ लेना कि उसकी तैयारी उतनी अच्छी चल रही है। अगर उसको 10 चीजें ध्यान आती है ना, तो मतलब तैयारी अच्छी चल रही है कि हाँ मुझे सब याद आता है क्या क्या पढ़ा है हमने। नेक्स्ट है कि चरक, उन्होंने मद्यपान से पहले अष्टतरिक या षटतरिक का विचार करने के लिए कहा है, तो शब्द याद रखोगे मद्यपान के पहले मतलब पूर्व में।
चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने ही मध्य की तीन अवस्थाएं बताई हैं। माधव ने मध्य की चार अवस्थाएं बताई हैं। नंबर बहुत जरूरी हैं, सब पे सवाल आ चुके हैं। तो माधव मध्य की चार अवस्थाएं, बाकी सबकी तीन अवस्थाएं। चरक और वाग्भट ने दूसरी और तीसरी अवस्था के बीच में एक मदांतर का भी उल्लेख किया, एक ऐसा टाइम दिया कि आप एक स्टेज से अगली स्टेज में जा रहे हो। तो मदांतर दूसरी और तीसरी अवस्था के मध्य, याद रखना। मदिरा, प्रसन्ना, हिक्का, श्वास, प्रतिशय, कास, वर्चो, ग्रह, अरुचि, इन सब में हितकर, कोई खास नहीं। अरिश जो होते हैं वो शोष, अर्श, ग्रहणी, पांडुरोग, आरुचि, ज्वर, इन सब में हितकर हैं। चलो जवाब दोगे प्रियंका। सर। पथ्यतम आसव चरक के अनुसार कितने हैं? 84। रवि, कहाँ बताए गए हैं? अच्छा। अनंत। मैंने 25 सूत्र अ- 25। अच्छी बात है। मैंने उस दिन अच्छे से कहा था कि जो चीजें हैं याद कर लेना, टाइम आने पे पूछूंगा। नहीं याद किया अब तक। सलमान, आसव की योनियां कितनी है और शर्कर आसव कितने हैं? आसव की योनियां सर 9 है। और शर्कर आसव कितने हैं? शर्करा आसव 4 है सर। ऋतु कितने हैं? खैर ऋतु ने पढ़ा नहीं है शायद, चलो। शशि बता रही है, हाँ शशि बोलो। एक ही है सर। एक है। शिवाली, पतरासव कितने हैं? नहीं पता। चलो कोई और बोलो। दो। 2। दो। दो। ठीक है दो। ना? तो बेटा ये चीजें इस तरह ही मिलेंगी, एक साथ सोच रहे हो सारा मिलेगा। अब देखो मध्य यहाँ थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा वहां पीछे पढ़कर आए हैं, फिर आगे मैं आपको भैषज्य पढ़ाऊंगा वहां मिलेगा, कुछ चरक में, चिकित्सा 24 में मिलेगा। आप ऐसे करोगे टुकड़े भूल जाओगे उसके, तो फिर नहीं समझ आएगा कभी भी, वो अधूरा ही रहेगा आपका टॉपिक हमेशा। ठीक है, तो पुराना सारा याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे। तो अरिष्ट के गुण बता रहे हैं यहाँ पे, तो देख लेना, कोई खास है नहीं। शर्करा के लिए लिख रहे हैं कि मुख के लिए प्रिय है, सुगंधी, बस्ती रोगों को दूर करने वाली। बहेड़े से बनी मदिरा को आक्षिकी कहते हैं, चाहो तो देख सकते हो। बहेड़ा, इससे बनी मदिरा को आक्षिकी कहते हैं। आपको शायद ध्यान होगा, यहाँ मैंने पढ़ाया होगा। अ, धातुओं का शोषक होता है या शोधक होता है, वो जैसा पढ़ते हैं ना इसके विविधक के लिए। कंफर्म है किसी को? मैंने पढ़ाया है कहीं आपको? विविधक के लिए बढ़ते हैं। क्या जी पढ़ते सर। हैं सर, क्या है? शोध रस, रक्त, मांस, अश्व, शुक्र, धातु का। क्या है, शोषक है या शोधक है? शोधक होगा मेरे ख्याल से। शोधन। शोधन ना। तो वो एक जरूरी बात आती है हम्म। इसके बारे में, वो याद रखना, ठीक है। खैर, तो बहेड़े से बनी मदिरा को आक्षिकी कहते हैं। सुरासव क्या होता है? तीव्र मदो वातघ्नो वदन प्रिय। ठीक है, तीव्र मद है, वात को हरने वाला है, और वदन प्रिय, मुख के लिए प्रिय है, स्पेशली याद रखेंगे सुरासव, वदन प्रिय। ठीक है। कह रहे हैं इसमें मदिरा संधान में जल के स्थान पर सुरा का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे आप जल का कराते हो ना फर्मेंटेशन, कह रहे हैं यहाँ जल का नहीं कराते, यहाँ पहले से ही सुरा ले रहे हैं, उसको फर्मेंट करा रहे हैं। तो ये होता है सुरासव। फिर है मध्वासव, तीक्ष्ण है, छेदन करने वाला, महुए और गुड़ के संयोग से बना मध्य होता है। मैरेयक, मधुरो, गुरु, सुर और आसव दोनों का एक पात्र में संधान कराने पर मैरेयक बनता है, ये याद रख सकते हो। सुर आसव को एक पात्र में मिला के जो फर्मेंटेशन कराते हैं वो मैरेयक कहलाता है। इसी तरह मदिरा संधान में जल के स्थान पर सुरा अगर ले लिया जाए तो उसको सुरासव बोलते हैं। दोनों याद रखनी है बात। डनहर ने कहा मैरेयक नाम सुरासवा, कि मैरेयक और सुरासव एक ही बात है, मतलब इन दोनों को एक ही कह दिया डनहर ने। ठीक, ये जरूरी बातें हैं सर। मधु से बनी मदिरा हृदय है, पित्त की आवरोधि है। अम्ल कांजी, दाह, ज्वरापहम, स्पर्शात, पानात, वात कफापहम, विबंधघ्नम, अविसृंसी और दीपनम। ठीक है, तो मैंने कांजी के बारे में देखा, जो अब तक देख रहा हूँ कि वात कफज व्याधियों में ना कांजी काफी अच्छी है। मतलब कोई भी कंडीशन हो, आपको लगता हो किसी तरह की ग्रंथि हो शरीर में, है ना, कई जगह तो ऐसा है कि अगर नहीं बाकी ट्रीटमेंट से लाभ लग रहा, तो फिर अम्ल कांजी लेनी है। और उसके साथ फिर द्रव्य हैं वही जो वात और कफ को हरते हैं, तो उनको यूज कराओ, तो उस तरह की कोई भी रुकावट हो ग्रंथि वाली वो दूर हो जाती है। तो कांजी का ये यूज देखा मैंने ज्यादातर जगहों पे।
तो याद रखोगे इसको भी। तो दाह जोरापहम, स्पर्शात पानात वात कफापहम विबंधगनम अविश्रंसी दीपनम। आगे कह रहे हैं कि सभी मध्य जो होते हैं नवीन, वो कैसे होते हैं? अभिनव मध्यम गुरु दोष समिरणम। तो नई चीजें जनरली गुरु होती हैं, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। हम अन्न की भी बात करते हैं बार बार कि एक वर्ष के अंदर का अन्न जो होता है वो कैसा होता है? गुरु होता है, इसलिए रखने के बाद उसको यूज करते हैं। लेकिन सर्दियों में जब हेमंत ऋतु आती है तो हम गुरु अन्न का ही प्रयोग करते हैं। किस ऋतु में मना किया गया मित आहार लेने के लिए? हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु में। ठीक है ना, तो हेमंत में नहीं लेना है मित आहार। आगे देखिए, श्रोत और क्या करते हैं ये आसवरिश जो है अल्कोहल। तो श्रोत्साम शोधनम जीर्णम दीपनम लघु रोचनम, ये भी इनके फंक्शन है, श्रोत्सों का शोधन करना। ठीक है, जो पुराने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। जीर्णम दीपनम लघु रोचनम, विधि पूर्वक मद्य का सेवन अमृत के समान है, लेकिन कह रहे हैं सात्विक विधि से अगर प्रयोग किया जाए। चलो बताओ, सैटरडे नाइट पेल्सी क्या होती है? पढ़ाया होगा आपको, जिन लोगों ने आना पढ़ी है उनको पता होगा। सर स्मृति। प्रेग्नेंट लेडी अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल। हम्म, प्रेग्नेंट लेडी की ही बात नहीं है, और किसी को कुछ याद सर है? वो अल्कोहल इंटेक से बहुत अल्कोहल लेकर हम्म, वो उनकी जानकारी में नहीं होता, वो सो जाते हैं हाथ दबा के। करेक्ट। ठीक है ना, ज्यादा अल्कोहल लेने की वजह से रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है कह लो, मतलब लगातार उस पर प्रेशर देते दे के रखा आपने, लेट गए, जैसे जनरली चेयर पे जैसे कह देते हैं कि अल्कोहल लेने वाले लोग जो चेयर पे बैठे होते हैं अपना हाथ जैसे पीछे लटकाया और सो गए लंबे समय तक, तो इंजरी हो जाती है हाथ लटके लटके पीछे प्रेशर की वजह से। तो वो होती है रेडियल नर्व इंजरी, ऐसा लिख लो। तो उसकी वजह से सैटरडे नाइट पैल्सी होती है, और कारण वही है कि अल्कोहल ज्यादा लिया और फिर शराबी जैसे लेट जाते हैं, देखना कभी जिस तरह पड़े होते हैं बार वगैरह में, उस तरह उस पोस्चर की वजह से। आगे आ जाए, तो कहने का मतलब ये है कि सात्विक विधि से लेते तो फिर ये रेडियल नर्व पैल्सी होते नहीं, और बहुत कम लोग होते हैं जो सात्विक विधि से ले पाते होंगे, तो ज्यादातर तो रजोतम में डूब जाते हैं। ठीक है, फिर दो चार को उठा के लाना ही पड़ता है। आगे आ जाओ, भाव प्रकाश। तो उन्होंने जो लेयर्स हैं डिफरेंट जब फर्मेंटेशन कराते हैं, तो उसका नाम दिया। ऊपर से नीचे की तरफ जो लेयर है ये नाम लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ है, ध्यान रखना। तो ट्रिक लिखिए उसके लिए, पंकज मेव। तो पा से प्रसन्ना सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, इसमें सबसे ज्यादा अल्कोहल परसेंटेज होती है। तो लगभग 95 टू 99% तक अल्कोहल इसमें हम मानते हैं, इतना होता है। प्रसन्ना सबसे ऊपर की लेयर, फिर है कादम्बरी, फिर जगल, फिर मेदस, और फिर है बक्कस। प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदस और बक्कस। ठीक है, तो नीचे और लिखा हुआ है कि बक्कस को सुराबीज, किण्व और हृतसार भी कहते हैं। क्यों? इसमें सार जो है बिल्कुल नहीं है। सार मतलब क्या? अल्कोहल में सार का मतलब है कि अल्कोहल परसेंटेज है या नहीं। तो इसमें 0% अल्कोहल होता है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर 95 से 99, और लास्ट वाली लेयर जो बक्कस, इसमें लगभग 0% अल्कोहल है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं। तो इसको सुराबीज, किण्व और हृतसार भी कहा जाता है। अभी मैं आपको कांजी का प्रयोग बता रहा था, तो मैं अगर रिलेट जो मैं पढ़ा है वो बताऊं एडजेक्ट, तो उसमें कांजी से भी बेहतर पता है क्या कहा है? कहा है कि कांजी बीज लेने के लिए। तो कांजी बीज का मतलब मैं समझ नहीं पाया, जाके पढ़ा तो समझ में आया कि बिल्कुल उसका जो बेस है, नीचे जो पार्ट इकट्ठा है वो लेना है कांजी का भी। तो कांजी बेस को अच्छा बताया गया, तो उसको नाम दिया उन्होंने कांजी बीज। ठीक है, तो ऐसे ये भी है, सुरा बीज। आगे चलिए, हारित ने जल की चार अवस्थाएं बताई हैं, अम्ब मरीचि मर अप, बहुत जरूरी है। आप बता दो मुझे, हंसोदक का उल्लेख किस ऋतु में आया और कैसे बनाते हैं उसको? शरद ऋतु। शरद ऋतु में। शरद अगस्त में, ऋतु हाँ। में। सूर्य की किरणों से तप्त होके और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से ठीक है। संतप्त होके वो जो जल ठीक है, तो प्राप्त। सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रकाश दिखाना है, शरद ऋतु की बात है तो याद रखोगे हंसोदक। यहाँ हारित ने जल की चार अवस्थाएं बताई, अम्ब मरीचि मरप। इसके ऊपर सवाल आता है कि कौन सा जल कहाँ होता है, तो जल्दी से लिख लेना। अम्ब लिख लो सौरमंडल के ऊपर, मनीषा लिख लो बेटा, अम्ब सौरमंडल के ऊपर। मरीचि लिखो सौरमंडल पृथ्वी के मध्य। मर लिखो पृथ्वी पर, और अप लिखो पृथ्वी के नीचे, यानी भूमिगत जल। तो अम्ब मरीचि मर और अप। अम्ब जो है सौरमंडल के ऊपर, मरीचि सौरमंडल पृथ्वी के मध्य, मर पृथ्वी पर, और अप पृथ्वी के नीचे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा
मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये जीएस वाला पार्ट अपना देखते रहा करो, चीजें न्यूज वगैरह पढ़ते रहा करो। कितने लोग हैं ईमानदारी से डेली न्यूज फॉलो करते हैं, कम से कम देखते हैं हेडलाइंस क्या चल रही है दुनिया में? करो माइक कौन सा ईमानदारी से, फिर मैं एक दो सवाल करता हूँ क्या चल रहा है अभी दुनिया में। सिर्फ चपरा, और कोई नहीं देखता है। कौशलेंद्र। बेटा हर जगह सवाल आ रहे हैं जीएस के, है ना? हर जगह सवाल आ रहे हैं अभी। कर ही दिया है यूपी में, तो हम देख ही रहे हैं कि 150 में से 120 जो होते हैं वो आपका बाकी है, नॉलेज बुक वाली है अपना, चरक संहिता वगैरह जो है। और 30 नंबर की जो है वो जीएस है। सारे एग्जाम में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है अभी यहाँ। ठीक है, तो बाकी जगहों पे भी हो रहा है। तो ध्यान दो थोड़ा सा इस पार्ट पे बेटा, है ना? ये मर वर्ड देख के मुझे ध्यान आया कि अभी सुन ही रहे हो कि कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, कि आग लगी पड़ी है वहाँ, है ना? तो खैर, आगे चलता है। समुद्र के जल में कह रहे हैं कि नमक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो अराउंड 3%, 2.9% यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जल वर्ग। तो जलम एक विधम, जल एक ही प्रकार का होता है। आकाश से गिरता हुआ जल देश काल अपेक्षित है, देश और काल की अपेक्षा रखता है। जल्दी से अंशुल ट्रिक बोल दोगे बेटा? ये आकाश से गिरने वाला जल जो है मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय रसों वाला हो जाता है, कैसी कैसी भूमि पर गिरने के बाद। सर लोक पापे निशा। ठीक है। और यहाँ लोक में जो पहला है नाम वो क्या है? लाल। लाल, है ना? रक्तवान। ठीक है, चलो। तो आकाश से गिरता हुआ जल देश और काल की अपेक्षा रखता है। आकाशीय जल के 6 गुण है, नंबर जरूर याद रखना, ये याद करने की जरूरत नहीं है। शीतम, शुचि, शिवम, रष्टम, विमलम, लघु। ठीक है, 6 गुण है, नंबर याद रखना है। आकाश का जल भूमि पर गिरने पर पात्र की अपेक्षा रखता है, रेफरेंस भी आपको याद है, चरक सूत्र बोलो। 9 9 9। 9। अव्यक्त रस वाले जल कौन कौन से हैं? तो 3 है ये, एंद्र, कार और हेम, या हिम जो कहो। एंद्र, कार, हिम, हम इसको याद रखते हैं कि अव्यक्त रस वाले जल कौन कौन से हैं। तो एक ही याद करने के लिए ऐसे याद रखते हैं, एक ही। एक ही मतलब एंद्र का से, कार ही मतलब हिम, ऐसा है 3। ठीक है, ट्रिक से कंफ्यूज मत हो जाना कि आंसर एक लगा दो। तो 3 है ये, एक ही, ऐसा कर। इंद्रजल जो है सभी जलों में प्रधान